Hello everyone, I am Anisha. So today in this class we are going to begin your chapter number 3, okay, that is mindful eating a path to a healthy body. तो आज इस वीडियो से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे साइंस की, ठीक है, क्लास 6 साइंस की। आपका चैप्टर का नाम है माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में, हेल्दी फूड कौन सा होता है आपके बॉडी को बैलेंस रखने के लिए, जैसे बैलेंस डाइट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन मिनरल्स, ये सारे इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज का ये जो क्लास है हिंदी एक्सप्लेनेशन होने वाली है। अगर आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में सुननी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, जैसे ही आप ये वीडियो देखोगे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे एक सुभाषित है, सुभाषित मतलब वाइस सेइंग, ओके। तो यहाँ पे लिखा है कोइरुत कोइरुत कोइरुत, मतलब इसका मतलब क्या है, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, मतलब हेल्दी कौन है, हेल्दी कौन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 शब्द है, इन तीनों शब्द का हम मीनिंग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, जो इंग्लिश में भी दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट में लिखा है हितभुक, फिर मितभुक, फिर ऋतुभुक्त, ठीक है। तो इसका मतलब है वन हु ईट्स फूड दैट इज़ होलसम, मतलब हितभुक का मतलब जो ऐसा खाना खाए जो सारे ज़रूरी पोषक वगैरह उसमें हो, ठीक है, जैसे कि बैलेंस डाइट हम बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इन मॉडरेट क्वांटिटीज़, मतलब मितभुक मतलब मॉडरेट क्वांटिटीज़ में ना ज़्यादा खाना है ना कम खाना, ठीक जितना हमें हमारे शरीर को चाहिए उतना ही हमें खाना चाहिए। और तीसरा जो ऋतुभुक का मतलब है एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन, टाइम एंड प्लेस। तो जैसे सीज़न के हिसाब से हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां, फल वगैरह आते हैं ना, सीजन के हिसाब से। एक सीज़न में जैसे गर्मियों के सीज़न में कौन से फ्रूट आएगी, आम आएगी, है कि नहीं। तो सीज़न के हिसाब से हमें खाना चाहिए, ठीक है। अनसीजन फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हेल्दी नहीं होती है, हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी नहीं होती। जो सीजन्स के हिसाब से जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह आते हैं वही हमें खाना चाहिए। तो यही एक माइंडफुल ईटिंग का मतलब है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया है। तो आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फिर यहाँ पे मेदू और मिष्टी क्या पढ़ रहे हैं, थॉट ऑफ द डे पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आज का विचार, थॉट ऑफ द डे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अनन्य जति जीवंती, अनन्य जतनी जीवंती, ओके सॉरी। तो इसका मतलब देखो, ये एक इन्होंने तृतीय उपनिषद बुक से निकाला हुआ है, ठीक है। ये जो थॉट है, ये जो सेइंग है, और इसका मतलब क्या है, देखो ये जो स्कूल नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है, जैसे एवरीडे थॉट लगती है ना आपके स्कूल में भी, तो इसी तरह इनके स्कूल में आज लगा था अनन्य जतनी जीवंती। तो मेक्स देम क्यूरियस, तो इन दोनों को क्यूरियस बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो मिष्टी बताती है मेदू को, ठीक है। तो ये मिष्टी है, ये मेदू है, ओके। तो मेदू को बताती है कि दैट इट इज़ अ संस्कृत सेइंग विच मीन्स फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। तो ये एक संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो संस्कृत लाइन है ये, ठीक है, संस्कृत स्क्रिप्ट है ये तो संस्कृत स्क्रिप्ट ही है, ठीक है। और ये जो है संस्कृत में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि खाना हमें जीवन प्रदान करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्पेशली। देखो, हम खाने के बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते ना, सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही नहीं, एनिमल्स भी, बर्ड्स भी, सारे लोग हैं कि नहीं। और सिर्फ प्लांट्स को भी देख लो, अगर आप उनको अच्छे सोइल में नहीं दोगे, उनकी अच्छे से देखभाल नहीं करोगे, पानी नहीं दोगे, तो वो भी तो इन टाइम्स क्या हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं ना। जैसे आप घर में जो प्लांट्स वगैरह लगाते हैं और आपने उनकी देखभाल अच्छे से की नहीं, तो वो मर जाते हैं ना। तो ऐसे ही जो फूड है ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, ये हमारे लिविंग बींग्स के लिए। तो हम फूड के बारे में ही यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और हेल्दी फूड के बारे में पढ़ेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए, ठीक है। जैसे आप खाते हो ना जंक फूड वगैरह, ये चिप्स, कोक, स्वीट्स वगैरह, चॉकलेट वगैरह, ये सब नहीं खाना चाहिए। ये मतलब कभी कभी आप खा सकते हो, लेकिन जैसे कि इनकी जो मात्रा है बहुत ही आप कम खाना, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए आगे जाके, देखो अभी तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे जाके क्या होगा, बहुत सारी डिजीज़ेस पैदा करेगी, ठीक है। और हमारी बॉडी को भी बहुत अनहेल्दी बनाएगी, बड़ा मोटा सा बनाएगी, फिट भी नहीं होंगे हम, ठीक है। तो हमें बहुत ही अच्छे से सोच विचार करके बैलेंस डाइट, बैलेंस फूड खाना है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ओके। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थिंग। तो ये जो यहाँ पे संस्कृत में दिया हुआ था, ठीक है, जो फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स, इसके इम्पोर्टेंस को हम यहाँ पे समझेंगे। तो पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो आपको भी कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल भी दे दूँगी, ठीक है।
जैसे ऑल ऑफ अस ईट फूड, हम जो रोज़ खाना खाते हैं ना, अभी आपने भी तो खाना खा के ये वीडियो वगैरह सुन रहे होगे, और अब बताना आपने क्या खाया आज सुबह, कमेंट सेक्शन में लिखना। तो फूड इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ, लिस्ट द फूड आइटम्स यू हैव कंज्यूम्ड ओवर द वीक। तो आपने एक हफ्ते में कौन कौन से खाना खाए उसके बारे में सोचा, जैसे मंडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, पे आपके यहाँ टेबल दिया हुआ है, ठीक है, उसी हिसाब से आप वहाँ पे अपने हिसाब से लिखना, और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना कि अभी आप थोड़ी देर पहले आपने क्या खाया है, ठीक है, और आप कौन से रीज़न से हो। देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल यहाँ पे दे दूँगी, देखो ये चार्ट बना हुआ है, तो आपने क्या खाया आप उसी हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे मंडे में हम क्या लिखे, दाल रोटी लिख देते हैं, ठीक है, दाल रोटी, ओके। और ट्यूसडे पे फिर हमने क्या खाया, हम लिख देते हैं बिरयानी, ओके। ये बस एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपने जो खाया आप वही लिखना, ओके। वेडनेसडे में क्या लिखते हैं, चलो डोसा लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस टेबल को आप फिल कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद चलो थर्सडे को क्या खाया, फिर हम लिख देते हैं दाल चावल, ओके, दाल चावल, ऐसे करके आप इनको फिल करना। और फ्राइडे को अच्छा डोसा हमने लिख लिया है ना, तो अब क्या लिख सकते हैं आप बताइए, चलो पूरी सब्जी लिख देते हैं, ठीक है, पूरी सब्जी लिख देते हैं यहाँ पे, पूरी सब्जी। और फिर आपने अब सैटरडे को क्या खाया, सैटरडे को हम ज़्यादातर स्पेशल खाते हैं ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं चिकन आपने खाया, ओके, चिकन, चलो लिख देते हैं चिकन टिक्का मसाला, ठीक है। तो ये आपने सैटरडे को खाया। और संडे को फिर क्या खाया आपने, संडे को क्या लिख सकते हैं, क्या लिखे हम बताइए, तो चलो संडे को हम लिख देते हैं आपने इडली खाई, ठीक है, इडली सांभर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको फिल करके आप लिख लेना, ओके। तो आप अपने हिसाब से लिखना, ओके। और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना कि आपने क्या खाया है, अभी के सुबह आपने क्या खाया, ओके। तो इस तरीके से अब ये हो गया है। अब देखो, अब इसको ऑब्ज़र्व करना है हमें, ओके। तो व्हाट ऑब्जर्वेशन कैन यू मेक अबाउट योर फूड फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड इन टेबल 3.1, डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरीडे मील और डू यू चूजेस वेरी। तो देखो हमने क्या लिखा, तो सेम काइंड तो नहीं लिखा ना, रोज़ ऐसे अलग अलग लिखा, तो कभी ऐसा भी हो जाता है, चलो मंडे भी दाल चावल खा लिया और ट्यूसडे भी दाल चावल खा लिया, ऐसे भी होता है ना बहुत बार। तो आप कंपेयर करना, ठीक है, आपकी लिस्ट जो आपने बनाया है वो अपने फ्रेंड्स के साथ आप कंपेयर करके देखना, ठीक है। कंपेयर योर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स, फाइंड सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द फूड कंज्यूम बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। और देखना कि क्या सिमिलैरिटी है आपके फूड चार्ट में और आपके फ्रेंड के फूड चार्ट में, कि आपने क्या सिमिलर क्या खाया, ठीक है। सबसे पहला सिमिलर तो क्या आएगा, राइस होगा, रोटी होगा, है कि नहीं, और सब्जियाँ होगी। तो व्हाट डिड यू फाइंड, अब देखना क्या मिला आपको और रिकॉर्ड करना फिर उसको, ठीक है, इन योर नोटबुक। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज़ अ वेराइटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। तो अब जब अपने फ्रेंड के फूड चार्ट को देखोगे जो ने पूरा एक हफ्ता खाया, और आप अपने फूड चार्ट को देखोगे जो आपने पूरा हफ्ता खाया, तो आपको डिफरेंस यहाँ पे आपको नोटिस करने को मिलेगा कि बहुत ही वेराइटी ऑफ फूड, ठीक है, आपने वहाँ पे खाया है, आपने और आपके फ्रेंड्स ने। तो डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। यस, फूड में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी जैसे हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था ना कि बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो वैसे ही फूड में भी बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है, स्पेशली इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है। हर एक स्टेट के हिसाब से, हर एक कल्चर के हिसाब से, हर एक रीजन के हिसाब से वहाँ पे क्या होता है, उनका एक ट्रेडिशनल फूड होता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी यहाँ पे देखेंगे। तो फूड इन डिफरेंट रीजन्स, तो हम देखते हैं आप फूड इन डिफरेंट रीजन्स। तो फाइंड आउट द टाइप ऑफ फूड्स ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप ग्रोन्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो फसल वहाँ पे उगती है जिस भी स्टेट में, ठीक, और जो फसल वहाँ पे उगती है उसी हिसाब से उनका ट्रेडिशनल फूड होता है, ओके। तो यू मे रिफर टू बुक इन योर लाइब्रेरी, सर्च द इंटरनेट एंड इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड नेबर्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये आप कलेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, लाइब्रेरी में भी देख सकते हो, ठीक है, क्रॉप्स कौन से स्टेट में कौन से क्रॉप ग्रो करती है, कौन कौन से फूड्स मिलते हैं वहाँ पे, ओके। और इंटरनेट भी आप सर्च कर सकते हो, फ्रेंड्स को आप पूछ सकते हो, अपने फैमिली अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हो, अपने आपके नेबर्स को, ठीक है, आपके नेबर्स वगैरह को आप पूछ सकते हो कि आपने आज क्या खाया और आप कहाँ से हो और आपके रीजन में क्या कौन सा फूड ग्रो करता है। तो इस तरीके से आप कम्युनिकेट करके भी अपना यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है ये कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं तो उसको भी हम देखते हैं। तो इन टेबल 3.2
एट मोर स्टेट्स एंड फिल द कलेक्टेड डाटा। तो यहाँ पे इन्होंने 3 स्टेट्स का दिया हुआ है बेसिकली, ओके 3 स्टेट्स का, तो आपको यहाँ पे ऐड करना है। अच्छा, आप ऐड कैसे करोगे? ऐसे करना, जिस भी अब रीजन के हो, ठीक है, उसको आप ऐड कर देना, ठीक है। और जो भी अब इसके अलावा जो भी आपको स्टेट्स पता है, बाकी के स्टेट्स, ठीक है, तो वो भी आप ऐड कर देना वहाँ पे। और कमेंट सेक्शन में भी लिखना अगर हो सके तो, आप अपना स्टेट लिखना, आप कहाँ से हो, और आपके ट्रेडिशनल फूड के बारे में लिखना, ओके। तो आइए ये टेबल को देखते हैं यहाँ पे। सम ट्रेडिशनल फूड आइटम इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले यहाँ पे पंजाब दिया हुआ है, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे क्या है? लोकली ग्रोन क्रॉप्स। तो वहाँ पे कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं, कौन सी फसल वो उगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद उनका ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ईटन, जो वहाँ पे खाया जाता है ट्रेडिशनली। और वीवरेजेस मतलब जो लिक्विड फूड होती है, ठीक है, जैसे लस्सी वगैरह हो गया, टी हो गया, ये सब कुछ, मिल्क, ओके। तो ये सब कुछ हम क्या बोलते हैं? वीवरेज। जैसे कॉफ़ी को भी हम वीवरेज में लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेट है आपका पंजाब। तो पंजाब, जैसे पंजाब आता है तो देखो खाने का क्या आता है? मक्के दी रोटी दे सरसों दा साग, यही तो आता है ना हमारे मन में। तो ये उनका ट्रेडिशनल फूड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं लोकली? जैसे मेज, मक्का, ठीक है, मकई हम जिसको बोलते हैं, वीट, गेहूँ, चिकपी आपके चना, पल्सेस मतलब आपके दाल, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे ग्रो करता है, ठीक है, पंजाब स्टेट में। और इनका ट्रेडिशनल फूड आइटम कौन सा है जो ये खाते हैं? जैसे मक्की दी रोटी, तो सरसों दा साग, छोले भटूरे, परांठा, ठीक है, हलवा, खीर, तो ये सब खाया जाता है। ऐसा नहीं कि ये खीर जो है, हलवा जो है दूसरे स्टेट में नहीं खाया जाता, वहाँ पे भी खाया जाता है, लेकिन यहाँ पे इनका ये ट्रेडिशनल फूड आइटम है, ओके। और बीवरेजेस में देखो लस्सी तो सबसे पहले आ जाता है, ठीक है, या फिर छाछ जिसको हम क्या बोलते हैं? बटर मिल्क, या फिर मिल्क, या फिर टी, ठीक है। तो ये सारे बीवरेजेस में आ जाते हैं। और नेक्स्ट स्टेट का हम देखते हैं कर्नाटका। तो यहाँ पे क्या उगाते हैं लोकली ग्रोन? देखिए राइस, रागी, उड़द और कोकोनट, ओके। तो इनके देखो ये जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं ना, इनके क्लाइमेटिक कंडीशन और इनके ज्योग्राफिकल कंडीशन में भी बहुत वेरी करता है, ठीक है। कैसा कंडीशन है वहाँ पे, पानी कितना है, कितना बारिश होता है, उसी हिसाब से यहाँ पे ग्रो करती है क्रॉप्स भी, ओके। तो अब ट्रेडिशनल फूड में हम देखते थे कर्नाटका का इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी मुद्दे, पलिया, रसम, राइस, तो इन सब के बारे में अब तो सुना ही होगा ना। और बीवरेजेस में जैसे बटर मिल्क, कॉफ़ी, टी, अगर यहाँ पे कुछ छूट गया है तो आप ऐड भी कर सकते हो अगर आप इस रीजन से हो, ठीक है। और अब तीसरा स्टेट के बारे में हम देखते हैं, मणिपुर, जो कि एक हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या उगाया जाता है नॉर्मली? राइस, बेम्बू, ओके, या फिर सोयाबीन। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल फूड यहाँ पे क्या क्या खाया जाता है? देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी सी अलग होगी, इनका नाम जो भी है थोड़ा सा अलग है, ठीक है। जैसे राइस तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाया जाता है। जैसे हम आपके यहाँ पे क्या होता है, जैसे रोटी वगैरह खाते हो ना ज़्यादातर, तो मणिपुर में क्या होता है? मणिपुर के लोग सुबह शाम क्या खाते हैं? वो लोग ज़्यादा राइस खाते हैं, ओके। तो इरोनबा बोल के एक चटनी होता है वहाँ पे, ठीक है। तो वो चटनी जैसे इरोनबा बोल के वहाँ पे क्या बोलता है, ये फ़िश वगैरह डाल के इसको बनाया जाता है, ठीक है, फर्मेंटेड फ़िश वगैरह डाल के इसको बनाया जाता है। तो नेक्स्ट में जैसे उती का मतलब ये जैसे दाल की तरह ही होता है, ठीक है, एक तरह का दाल होता है, लेकिन एग्जैक्टली दाल नहीं होता। यहाँ पे ये जैसे आपका मटर है ना, पीस ग्रीन कलर का, और ऑनियन वगैरह, ये अदरक वगैरह, प्याज वगैरह डाल के इसको अच्छे से बनाया जाता है बिना हल्दी के, ओके। और दूसरा यहाँ पे है सिंजू का मतलब इनका एक सैलड टाइप होता है जो बेसिकली कैबेज वगैरह से बनता है, ठीक है। कैबेज वगैरह डाल के, ओनियन वगैरह डाल के, बाकी पत्ते जो वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, उन सबको मिक्स करके ये बनाते हैं। इसमें भी क्या होता है? फर्मेंटेड फ़िश डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्मेंटेड फ़िश ये लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और दूसरा यहाँ पे कांगसोई का मतलब बिना ऑयल का, ठीक है, बिना ऑयल का ये खाना बनाते हैं, जैसे बॉयल करके, ठीक है। तो उस पर भी ये फर्मेंटेड फ़िश वगैरह डालेंगे, और थोड़े मसाला थोड़े सा ही डालेंगे, इतना ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं डालेंगे, तेल भी नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये बहुत हेल्दी फूड होता है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल फूड है जो कहाँ पर खाया जाता है? वहाँ पर मणिपुर में, ठीक है। तो अब देखो बीवरेज में ये लोग ज़्यादातर ब्लैक टी ही प्रेफर करते हैं, जैसे दूध वगैरह भी इतना नहीं पीते हैं, बटर वगैरह भी इतना नहीं खाते, ये घी वगैरह भी ये लोग बहुत कम खाते हैं, ठीक है, यहाँ के जो लोग होते हैं। तो इनका खान पीन जो है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही अलग होता है। नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट का अगर कंपेयर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। तो अगर आपको कुछ ज़्यादा और जानना है तो आप इंटरनेट में चेक कीजिएगा, ठीक है, इसके बारे में। तो अब देखो एनी अदर, तो आप अपना स्टेट का नाम लिखो यहाँ पे, ठीक है, कहाँ से हो आप, और आप जो क्रॉप्स आपके एरिया पे ग्रो करता है उसके बारे में लिखना, और जो खाना आपके यहाँ पे मिलता है वो लिखना। और ये इसको मैं यहाँ पे ऐसा ब्लैंक छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो आप इसको फिलअप करना। चलो अब देखते हैं दूसरा, वाई डू वी सी डाइवर्सिटी इन ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम्ड इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आर स्टेट कंट्री। देखो अभी हमने 3 स्टेट का कंपेयर किया, तो तीनों स्टेट पे क्या है? बहुत ही अलग अलग तरीके का खाना ये लोग खा रहे हैं ना। तो डाइवर्सिटी इतना ज़्यादा क्यों है, ठीक है, क्यों है? तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। एनालाइज द डाटा कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 3.2, आर दे फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस द स्टेट्स। जैसे हाँ राइस, रोटी, ये तो कॉमन ही होता है ना ज़्यादातर स्टेट में।
तो उसमें मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम्स, यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मेनी स्टेट्स वाइल सम आर ईटन ओनली इन पर्टिकुलर स्टेट्स। जैसे हमने ये ऊपर की टेबल पे देखा, जो स्पेशली जो मणिपुर वाला आइटम है, तो उसमें सिर्फ एक कॉमन तो क्या था, राइस ही था ना, बाकी सारे तो काफ़ी अलग था, और कर्नाटका का भी काफ़ी अलग था, है कि नहीं। तो ऐसे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड आइटम्स एंड लोकली ग्रोन क्रॉप्स। देखो जो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स वहाँ पे खा रहे, जो वो उनका जो ट्रेडिशनल फूड आइटम है, ठीक है, उन्हीं से बनता है जो वहाँ पे लोकली ग्रोन क्रॉप्स है, ओके। तो you must have observed that traditional food of any state is usually based on the crops grown on the state। तो यही जो मैंने आपको बताया, जो ट्रेडिशनल फूड होता है किसी भी स्टेट का, वो उसी हिसाब से होता है जो भी क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो करते हैं, जो भी फसल वो वहाँ पे उगाते हैं, जो भी अनाज वो वहाँ पे उगाते हैं, ठीक है, उसी हिसाब का उनका ट्रेडिशनल फूड भी होता है। तो इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री विद डाइवर्स सोयल एंड क्लाइमेट टाइप। तो इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री, देखिए, जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ का सोयल, यहाँ की मिट्टी भी काफ़ी अलग है, रीजन टू रीजन ये अलग है, और क्लाइमेट टाइप्स भी काफ़ी अलग है, ओके। तो इसीलिए क्रॉप्स भी काफ़ी अलग यहाँ पे पाए जाते हैं। तो वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट रीजन डिपेंडिंग ऑन द सोयल टाइप्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वैसे ही ग्रो करते हैं जैसा भी वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन हो, यहाँ का जहाँ का मिट्टी हो, ठीक है, उसी टाइप के यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो ऐसे बहुत सारी वेजिटेबल्स होती है जो एक स्टेट पे पाई जाती है, लेकिन वो वेजिटेबल्स फिर क्या होता है दूसरी स्टेट पे नहीं पाई जाती है, जैसे अलग अलग बहुत ही ऐसे होती है कि नहीं। तो आप भी ये ऑब्जर्व करना, ठीक है, आपके किचन में ऑब्जर्व करना, और आपके फ्रेंड से भी पूछना जो दूसरे स्टेट से स्पेशली, ठीक है, उनसे पूछना कि अच्छा वहाँ का ट्रेडिशनल फूड क्या है, वो टेस्ट में कैसा होता है। जैसे वो टिफ़िन वगैरह लेके आएंगे तो आप थोड़ा सा ऐसे शेयर करके भी खा लेते हैं ना, जैसे आप अपना शेयर करते हो, आप उनका खाते हो, तो टेस्ट में भी तो कितना डिफरेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही डाइवर्सिटी है फूड में भी। क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, रीजन और मिट्टी के कारण, ठीक है, डिफरेंट मिट्टी के कारण। तो in various regions of India, the choice of food may vary according to the cultivation of food crops in that particular region, taste preferences, culture and tradition। तो इंडिया में ज़्यादातर जगह में क्या होता है, जो हमारे फूड चॉइस होते हैं, जो हमें पसंद आता है, ठीक है, वो कल्टीवेशन जो जिस तरीके का वो अनाज उगाते हैं, ठीक है, जिस तरीके का फसल वहाँ पे उगाते हैं, उसी तरीके का वो होता है, ठीक है। उनका टेस्ट भी उसी हिसाब का होता है, वो उसको प्रिपेयर भी उसी हिसाब से करते हैं, अपने कल्चर के हिसाब से, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये समझ आ गया है। तो अब दूसरा हम टॉपिक यहाँ पे देखते हैं, ओके। हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। जो अब कुकिंग प्रैक्टिस के बारे में हम देखते हैं, जैसे ये कैसे चेंज हुआ, ठीक है, अर्लियर ओल्डन डेज में कैसा टाइप की कुकिंग होती थी, अब मॉडर्न डे में क्या हो गया और क्यों हुआ ये, ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट्स। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि फूड हैबिट्स जो है, ठीक है, अलग अलग होता है स्टेट्स के हिसाब से, अलग अलग रीजन के हिसाब से, ठीक है। तो आवर फूड चॉइस एज वेल एज प्रैक्टिस ऑफ फूड प्रिपरेशन में डिफर फ्रॉम वन अनदर। तो हम जैसे इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, ठीक है, इस तरह ये भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा एक स्टेट से और दूसरे स्टेट से। चलो आपके दाल ही ले लो, ठीक है, अब दाल को बनाने का तरीका नॉर्दर्न इंडिया में अलग होगा, नॉर्थ ईस्ट में अलग होगा और साउथ में अलग होगा। वो अपने स्टाइल से दाल बनाते हैं कि नहीं, तो ऐसे अलग होता है, ठीक है, अपने अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से। तो हैव आवर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। तो हम देखते हैं, तो इसका आंसर भी है येस, ठीक है, येस इट हैज़ बीन चेंज्ड ओवर टाइम। तो इसका आंसर को हम देखेंगे यहाँ पे। अब पहले एक एक्टिविटी है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। लेट अस इंटरेक्ट एंड फाइंड आउट। Prepare a list of questions for gathering information from elderly people about their food habits and cooking practices. Following are some of the sample question। तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, स्पेशली जो एल्डरली पीपल है, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, या फिर आपके नेबर्स के, आप उनके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स के ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर अपने मम्मी पापा से, ठीक है, इनको पूछना, ठीक है, कुकिंग फूड के बारे में और कुकिंग प्रैक्टिसेस के बारे में। जैसे आप क्या क्या पूछ सकते हो, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट। आप अभी भी कौन सा फूड खाते हो जो पहले भी खाते हो, और वहाँ पे नया क्या है, व्हाट इज़ न्यू। और व्हाट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम। क्या चेंजेस आया है कुकिंग में, जैसे आप अपने टाइम में कैसे कुक करते हो, और और अब कैसे आप देखते हो कि कैसे कुक कर रहे हैं दूसरे लोग। और व्हाट हैज़ कॉज्ड दिस चेंजेस। तो ये चेंजेस का कॉस्ट क्या है, रीज़न क्या है, ठीक है, तो इसको हम देखेंगे अब।
कंडक्ट इंटरव्यूज़ विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड। आप इंटरव्यू कंडक्ट करना, ठीक है, जैसे आप अपने दादा दादी को बिठा लेना घर पे, ठीक है, और उनको ये सारे क्वेश्चंस पूछना कि अच्छा ठीक है, आप पहले क्या क्या खाते थे और अब वो क्यों नहीं खाते, और अब क्या नया खाते हो, कि आप कैसे खाना बनाते थे और अब वैसे हम क्यों नहीं बनाते, और ये चेंजेस का रीज़न क्या है। इस तरीके से आप थोड़ा सा क्यूरियस होकर आप क्वेश्चन पूछना। ओके, तो यहाँ पे कुछ तरीके भी दिखाए गए हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल स्टोव, जिसको हम क्या बोलते हैं, चूल्हा, ठीक है, इस तरीके से खाना बनता था पहले के टाइम में, अभी भी बनता है बहुत जगह पे, अभी भी ऐसे बनता है, जैसे स्पेशली विलेज एरिया में अगर उनके पास गैस भी है फिर भी ऐसे उन्होंने क्या किया होता है, ऐसे चूल्हा बनाया होता है बाहर पे, जैसे क्योंकि आग से, जो डायरेक्टली आग से बना होता है ना खाना, बोलते कि ज़्यादा टेस्टी बनता है। और जैसे हम देखो कभी पिकनिक वगैरह पे हम कहीं जा रहे हैं तो इस तरीके से आग जला के तो हम खाते हैं ना, गैस वगैरह तो ज़्यादातर कैरी नहीं करते, तो आज के टाइम में भी है, लेकिन ये मतलब डेली बेसिस पे नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इजी मेथड आ गया है जो कि है मॉडर्न गैस स्टोव, जहाँ पे इसको आग वगैरह कुछ करना नहीं पड़ता, धुआं भी नहीं आता, ठीक है। और दूसरा क्या चेंज है यहाँ पे, देखो सिलवट्टा, सिलवट्टा तो आपको पता ही होगा ना, स्टोन ग्राइंडिंग, जैसे हम ग्राइंडर आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर आप आज के टाइम में ये यूज़ करते हैं चटनी वगैरह बनाने के लिए, आपकी मम्मी डोसा बनाने के लिए भी बैटर वगैरह यहीं पर प्रिपेयर करती है ना, ऐसे वो करके ग्राइंड करके, कुछ भी करना हो यहीं पर ग्राइंड करके हम करते हैं, मसाला वगैरह यहीं पर ग्राइंड करते हैं। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, जब ये इलेक्ट्रिक ग्राइंडर नहीं था तो ये सिलवट्टा में पीसते थे। और आज के टाइम में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने सिलवट्टा रखा हुआ है, क्योंकि बोलते हैं कि जो सिलवट्टा में पीसी हुई चटनी है उसका टेस्ट, उसका स्वाद काफ़ी अलग होता है, काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये कुछ कुकिंग प्रैक्टिसेस है, ठीक है, चेंजेस इन कुकिंग टूल्स ओवर टाइम। तो ये टूल्स स्पेशली, नॉट प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं, और टूल्स भी है, जैसे पहले सिलवट्टा स्टोन का यूज़ किया करते थे, अब क्या करते हैं हम ग्राइंडर का यूज़ करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में भी अभी बहुत सारे वैरायटी आ गए हैं कि नहीं। तो अब देखो हम देखते हैं इसके बारे में। आई होप आपको समझ आ रहा है ना, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक लिख दीजिए कि हाँ आपको समझ आ रहा है, ठीक है, और आप बताइएगा कि आपको मेरी टीचिंग कैसी लग रही है। तो व्हाट आर योर फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यूज़ यू कंडक्टेड, तो आपके फाइंडिंग्स क्या क्या है, आपके जो इंटरव्यू आपने कंडक्ट किया है। तो मान लीजिए मैं मान के चलती हूँ कि आपने वो इंटरव्यू कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कुकिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो कॉल कलिनरी प्रैक्टिसेस। तो हम कुकिंग प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, कलिनरी प्रैक्टिस भी बोलते हैं, ठीक है, कली मत बोलना, कलिनरी, मतलब आई को साउंड को थोड़ा सा दबा के रखना है यहाँ पे। ओके, हैव चेंज्ड ओवर टाइम, तो ये काफ़ी मतलब चेंजेस इस पे आ गए, ठीक है, ओवर टाइम। तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न culinary practices. Earlier most cooking was done using a चूल्हा, nowadays most of us cook using a modern gas stove. तो पहले क्या होता था, चूल्हा से मतलब खाना बनाते थे, अब क्या हो गया मॉडर्न डे में, अब हम गैस स्टोव की यूज़ करते, और चटनी के हिसाब से भी, ठीक है, ग्राइंडर के हिसाब से भी, चटनी नहीं सॉरी, ग्राइंडर भी, इवन मोस्ट ग्राइंडिंग वॉज डन मैनुअली यूजिंग अ सिलबट्टा। अब दिस डेज वी यूज़ इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर फॉर ईज ऑफ ग्राइंडिंग। तो अब आजकल जैसे पहले सिलबट्टा यूज़ करते थे, आजकल क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर यूज़ कर रहे। तो फाइंड आउट व्हाट वेर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग, तो आप और फाइंड करना कि अच्छा दूसरे तरीके क्या क्या है, ठीक है। तो इस यहाँ पे तो थोड़े से एग्जाम्पल ही दिया है ना, तो अब बात करके आप ये फाइंड करना, अपने पेरेंट्स से पूछना, ठीक है। तो वाई हैव दिस culinary practices चेंज ओवर टाइम, तो ये चेंज क्यों हुआ है, देखो ये चेंज इसलिए हुआ है, दिस चेंजेस मे बी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट आ गई है अब तो, ठीक है, तो इसके कारण बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ गए। तब यहाँ पे जो मॉडर्न गैस स्टोव यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, अब तो ऐसा भी है जो ऐसा गैस स्टोव आपको लगता भी नहीं कि गैस स्टोव है, और ऊपर वहाँ पर आप खाना बना सकते हो, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। ओके, और इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड बेटर कम्युनिकेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी दिक्कत नहीं होती है अब, ठीक है। अब फॉरेन में क्या कौन सा नया आइटम, कौन सा किचन का टूल आया है, आपको आपके कंट्री में भी मिल जाता है, वो क्यों हुआ है, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन के कारण, ठीक है। और बेटर कम्युनिकेशन, अब ज़्यादा लोग एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और फूड आइटम्स में भी देखो चेंजेस आ जाते थे। और हम जैसे देखो नॉर्थ इंडिया के होके हम क्या करते हैं, डोसा भी खाते हैं, इडली सांभर भी खाते हैं, और हमें बनाना भी आता है। तो हमें कैसा आया, ये सब कुछ कम्युनिकेट करके ही आया ना, दिख के आया, टीवी पे हम देखते हैं, इंटरनेट्स में हम देखते हैं, न्यूज़पेपर में हम देखते हैं खाने के बारे में, ठीक है। तो ये सब कुछ इम्प्रूव होने के कारण ये सारे चेंजेस आए हैं। ओके, अब पढ़ते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो आपके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो मेडू एंड मिस्टी विजिट्स द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन देयर स्कूल। द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी। तो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी। तो यहाँ पे इनके स्कूल में एक फूड फेस्टिवल चल रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे अलग अलग स्टेट अपने अपने जैसे ट्रेडिशनल फूड वगैरह को वहाँ पे दिखा रहे हैं और बेच रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे
देखो राजस्थानी फूड है, गुजराती फूड है और असमीज़ फूड है, ठीक है। तो कैसे देखो अलग अलग है ये सारे फूड्स, ओके। तो यहाँ पे फूड फेस्टिवल लगा है और यहाँ का थीम क्या है, ईट हेल्दी लिव हेल्दी, ओके। तो अब इसको देखते हैं। द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं ना अलग अलग स्टेट के, डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिशनल डिशेज। स्पेशली ये क्या कर डिस्प्ले कर रहे हैं, दिखा रहे हैं जो उनका ट्रेडिशनल डिश होता है, ठीक है, ट्रेडिशनल खाना होता है, ओके, डिशेस। तो डॉक्टर पोशिता है, तो यहाँ पे एक डॉक्टर भी है, ठीक है, इस पिक्चर में देखो यहाँ पे ये वाली, ओके। तो डॉक्टर पोशिता ए न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सप्लेन्स टू स्टूडेंट्स दैट हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। तो ये बता रही है स्टूडेंट्स को, एक्सप्लेन करिए, एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है, मतलब जैसे हम बैलेंस डाइट वगैरह, हमारा डाइट कैसे खाना है, क्या खाने से क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते तो क्या होगा, फैट्स खा के हमारे साथ क्या होगा, प्रोटीन रिच फ्रूट हम खाएंगे, हाई फाइबर फ्रूट खाएंगे, फ्रूट्स वगैरह खाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएगी। तो उन सब की ये एक्सपर्ट है, ठीक है, न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट हम जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स को क्या बता रही है कि हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। अगर आप हेल्दी हो तो आप वेल्दी भी होगी, ठीक है। जैसे आप एक और सेइंग है ना, हेल्दी वेल्दी एंड वाइस, है कि नहीं। तो वैसे ही हेल्थ हमारा सबसे बड़ा धन जो हमारे पास है, ठीक है, जो हेल्थ सबसे बड़ा धन हमारे पास है वो है हमारा सेहत। अगर सेहत ही नहीं रहेगी तो हम धन कैसे बनाएंगे, है कि नहीं, धन कैसे होगा, हम बीमारी पड़ते रहेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सोते रहेंगे तो कैसे होगा। तो इसलिए ये बता रही है कि हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ, जो हमारे पास जो सबसे बड़ा धन है वो हमारा हेल्थ है। तो इसलिए हमें हमारा हेल्थ की बहुत अच्छे से देखभाल करनी है, अच्छे अच्छे खाने खाने हैं, ठीक है, बाहर के ऐसे जंक फूड वगैरह ज़्यादा नहीं खाना। हाँ, कभी कभी आपका मन कर जाता है आप खा सकते हो, लेकिन उसको ज़्यादा हैबिट मत बनाना। ज़्यादातर आपको क्या खाना है, घर के बने हुए खाना ही खाना है। जो बाहर स्ट्रीट फूड्स में स्ट्रीट वगैरह में जो मिलती है ना स्ट्रीट फूड्स वगैरह, उनको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि क्या होता है उनसे अब क्या होता है, आप बीमार हो जाते हो, ठीक है, बीमारी वगैरह काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है, कि वो हाइजीनिक भी नहीं होता, वो साफ़ सफाई तरीके से अच्छे से करते भी नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि सब लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, अच्छी हाइजीनिक मेंटेन नहीं होती वहाँ पे, तो हमें अवॉइड करना चाहिए वो सब, ठीक है। तब हम देखते हैं कुछ हेल्दी खाने के बारे में। अब चलो, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोसिटा मीन्स बाय दीज स्टेटमेंट। अब जो उन्होंने बोला है ना, हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ, तो उसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे जानेंगे। तो हैव यू एवर मिस्ड अ मील, हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील। तो आपने जैसे कभी खाना ऐसे कभी मतलब एक टाइम ऐसा छोड़ा हुआ है, जैसे कभी कभी हो जाता है ना, लेट हो जाता है, हम कहीं जाते हैं या फिर हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो हम बिना खाना खाए ऐसे जल्दी जल्दी चले जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमें बहुत ऐसे लेस एनर्जेटिक फील होता है ना, बहुत ही ऐसे थके थके से, हारे हारे से ऐसे टाइप का फील होता है कि नहीं, आपको भी होता होगा। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया होता है, ठीक है। तो वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक व्हेन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम। तो हम टायर्ड भी हो जाते हैं ना, जैसे हमें भूख लगने लगती है, जैसे हम थोड़ा सा लो फील करना स्टार्ट करते हैं, जैसे हम फिर खाना खाते हैं तो हमारे अंदर ऐसा होता है ना, एक इंस्टेंट एनर्जी आ गई, तो वो सब कुछ खाना के कारण होता है, ओके। तो व्हाई डू यू थिंक अ मैराथन रनर ड्रिंक्स ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ रेस। तो जैसे मैराथन में जो लोग रन करते वो लोग जैसे ग्लूकोज पानी पीते हैं, तो वो पीते क्यों है, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए वो प्रोवाइड करता है, देता है, तो इसलिए वो लोग पीते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है, इंस्टेंटली उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो थकते नहीं, जैसे वो दौड़ रहे अपना पूरा एनर्जी लगा रहा है वहाँ पे, तो वो ऐसे थक जाते हैं ना, तो जैसे ग्लूकोज वगैरह पीते हैं तो थोड़ा उनका माइंड भी फ्रेश हो जाता है और उनका एनर्जी लेवल भी थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो ग्लूकोज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। देखो, हम पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब वो फूड्स जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है, एकदम से एनर्जी हमें मिलती है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में कुछ सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। और हमें रोज कार्बोहाइड्रेट्स खाना भी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं खाना चाहिए, हमें अच्छे से। देखो, आपका चैप्टर का नाम क्या है, माइंडफुल ईटिंग, है कि नहीं, अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में, ठीक है, जितना हमें चाहिए उतना ही हमें खाना चाहिए, जैसे ओवर ईट भी नहीं करना चाहिए, ओके। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइमरी सोर्स, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोर्स है एनर्जी की हमारे डाइट में। देखिए, जैसे सीरियल्स लाइक व्हीट, गेहूँ, ठीक है, राइस, मिर्च, वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, sweet potato and fruits like banana, pineapple, mango are some sources of carbohydrates। तो ये सारे जितने भी यहाँ पे मेंशन किए गए, ठीक है, जैसे wheat, राइस, मिर्च, वेजिटेबल, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, बाजरा, पाइनएप्पल, मिर्च,
शुगर केन, पोटैटो, ठीक है, ये सब कुछ क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स का एक सोर्स है, ठीक है। तो ये खा के आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स। तो जैसे हम चावल खाते हैं तो हमें इंस्टेंट एनर्जी कितनी मिलती है, रोटी खाते हैं तो एनर्जी मिलती है, जैसे बनाना खाते हैं तो भी हमें एनर्जी मिलती है कि नहीं। तो ये सारा क्यों, ये क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का एक सोर्स है, ठीक है। तो ये सब आपको अपने फूड्स में आपको इंक्लूड करना चाहिए रोज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा न्यूट्रिएंट के बारे में, जो कि है फैट, ओके। तो डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो हमारा जो कॉमन शुगर है, जो आपके घर में चीनी है, जिससे चाय बनती है, ठीक है, वो भी एक सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, ओके। सो वाई डू यू थिंक वी प्रीफर टू हैव लड्डूज एज अ पार्ट ऑफ आर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स। देखो विंटर्स में जैसे गोंद के लड्डू, बेसन के लड्डू, ये सब कुछ हम खाते हैं ना, जैसे पंजाब में क्या बोलते हैं, पिन्नी बोलते हैं उसको, है कि नहीं। तो वो जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसमें काफ़ी मिक्स करके हम विंटर्स में खाते हैं, फिर समर में नहीं खाते ये, ठीक है। विंटर्स में ही क्यों खाते, क्योंकि ये हमारी बॉडी को गर्म करता है, ठीक है। उस यहाँ पे फैट्स वगैरह काफ़ी है, ठीक है। तो उसके बारे में हम देखते हैं। बेसन और व्हीट फ्लोर जैसे आटा, ओके, एंड घी are among the main ingredients of laddus along with गोंद, edible gum, गोंद मतलब edible gums, okay. तो nuts and seeds, ghee and various kinds of oils are grouped under another kind of food component which is called a fat। तो इन सबको मिला के ये क्या बना रहे हैं, पर लड्डू बना रहे हैं। तो लड्डू क्या है, फैट है, मतलब ऑयली, जो भी थोड़ा सा ऑयली होता है ना, जैसे घी, बटर, ठीक है, ये सब कुछ क्या है, एक फैट का सोर्स है, ठीक है। जैसे नट्स आपके हो गए, आलमंड वगैरह हो गए, ग्राउंड नट्स, वॉलनट्स, कोकोनट्स, ठीक है, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सब क्या हो गया, आपके फैट्स के सोर्स है। और फैट्स भी हमें क्यों ज़रूरी है खाना, ठीक है, यहाँ पे उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लड्डू क्यों खाते हैं, तो ये यहाँ पे बोल रहा है, येस माई ग्रैंड मा टोल्ड मी दैट लड्डूस रिच इन घी एंड नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म। तो हमें ये अंदर से गर्म करता है। जैसे विंटर में हमें बहुत सर्दी लगती है, जैसे वो लड्डू वगैरह ये जो स्पेशली जो घर में बनाए होते हैं, ठीक है, अच्छे से जो प्रिपेयर किए होते हैं, ये खा के हमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी में, ठीक है, गर्माहट ये पैदा करती है थोड़ी सी, ठीक है। तो इसलिए विंटर्स में स्पेशली ये सब कुछ खाया जाता है। तो आप भी नोटिस करना कि आपके घर में ये बनती है ना, स्पेशली विंटर्स के टाइम में ही। तो सोर्सेज ऑफ फैट्स कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये फैट जो है ना, आपको प्लांट सोर्स से भी मिलेगा और एनिमल सोर्सेज से भी मिलेगा। जैसे कि प्लांट सोर्स से देखो, नट्स सच एज ग्राउंड नट्स, वॉलनट्स, कोकोनट्स एंड आलमंड्स, एंड सीड्स सच एज पम्पकिन सीड एंड सनफ्लावर सीड्स आर सम सोर्सेज ऑफ फैट्स। तो ये फैट्स का एक सोर्स है, ठीक है। और देखो फैट्स इज़ अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। ये एनर्जी जो है ऐसी एनर्जी है, ठीक है, इसको खा के हमें इंस्टेंटली ये प्रोवाइड नहीं करेगी एनर्जी, लेकिन स्टोर्ड एनर्जी। जैसे हमें जैसे भूख लगती है, तो अगर हमने थोड़ा सा फैट्स वगैरह खाया है, हमने घी वगैरह खाया है, ठीक है, अपने नट्स वगैरह खाया है, आलमंड्स वगैरह कुछ खाया, कोकोनट वगैरह कुछ खाया है, तो क्या होता है, जब हमें भूख लगती है ना, तो तब ये यूज़ होता है। जैसे कि कैमल के केस में आपने देखा था ना, वो हम्प में सारा स्टोर करती है, तो वैसे ही हमारे केस में क्या होता है, फैट्स के रूप में ये स्टोर होता है। और जब हमें ऐसे भूख लग रही होती है, तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसा एनर्जी यूज़ होता है, ठीक है। तो तब ये सारा यूज़ होता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। देखो ये सारा ना, बटर, सनफ्लावर, वॉलनट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सीसम सीड, कैश्यू नट, आलमंड कर्ड, ये सारा क्या है, सम सोर्स ऑफ फैट है। और ये हमें इंक्लूड करना चाहिए हमारे डाइट में रोज़, ठीक है। जैसे ये देखो पिस्ता है, ठीक है, पिस्ताशियोस। तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी फ्रॉम परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो ये एनर्जी गिविंग फूड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों मिला के क्या देती है, हमें एनर्जी देती है, ठीक है, क्या परफॉर्म करने के लिए, वेरियस एक्टिविटीज़। जैसे कि देखो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है कि नहीं, अगर मैंने कुछ खाया नहीं है तो मैं आपको पढ़ा कैसे पाऊँगी, मेरे पास एनर्जी ही नहीं होगी, है कि नहीं। तो अगर आपने भी कुछ खाया नहीं है, तो आप ऐसे सुनने के लिए भी देखो आपको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। बस चुपचाप बैठ के सुनने के लिए भी आपको बहुत एनर्जी चाहिए होती है। तो ये सब एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम जैसे एक्टिविटीज़ करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, कहीं भी जाते हैं, वॉकिंग जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो एक्टिविटीज़, ये सब एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी कहाँ से हमें मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के सोर्स से, ठीक है, ये सब चीज़ें खाने से, ओके। तो आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स दैट आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो आप और आइडेंटिफाई करना और क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल है, देखो पोलर बियर्स एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। ये जो पोलर बियर है, स्पेशली जो विंटर एरिया में पाया जाता है, ठीक है, स्नोवी एरिया में पाया जाता है, ये क्या करते हैं, अपने फैट अपनी स्किन के अंदर, ठीक है, अपनी स्किन के नीचे क्या आते हैं, बहुत सारे फैट्स जमा करते हैं। क्यों करते हैं, देखो ये फैट्स, इनका क्या यूज़ होता है,
ये these fats serve as an energy source. It supports them during their months long winter sleep, hibernation जिसको हम बोलते हैं, enabling them to survive without eating. देखो अब विंटर के सीजन में क्या करते हैं, मतलब हाइबरनेशन में जाते हैं, मतलब बहुत ही लंबे समय के लिए, जैसे 1-2 महीने के लिए क्या करते हैं, सो जाते, उठते ही नहीं है, सोते रहते, ठीक है। और जब ये सोते हैं तो ये जो फैट्स इनके स्किन में जो स्टोर हुआ है, ठीक है, उसी को ये यूज़ करते हैं। इनको खाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं होती। तो फैट्स क्या होता है, धीरे धीरे वो यूज़ करते हैं, ठीक है। समर टाइम में फिर वो ऐसे खाते हैं पीते हैं, फिर अपना फैट स्टोर करेंगे। फिर विंटर टाइम में क्या करेंगे, ये सारा जो फैट्स जितना भी इन्होंने स्टोर किया हुआ है, ठीक है, उसको ये सारा यूज़ करेंगे। ऐसे हाइबरनेशन में चले जाते हैं, सो जाते हैं, डीप स्लीप में चले जाते हैं ये। ओके, तो इंटरेस्टिंग था ना ये। चलो अब प्रोटीन के बारे में देखते हैं, दूसरा सोर्स, ठीक है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लिया और दूसरा फैट्स के बारे में पढ़ लिया है कि अब प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, हमारे मस्क्यूलर डेवलपमेंट के लिए, बॉडी की मस्क्यूलर डेवलपमेंट के लिए, ओके, स्पेशली। The proteins are also important part of our food. Milk products and pulses are good source of protein. जैसे मिल्क प्रोडक्ट, पल्सेस मतलब हमारे जो दालें हैं, ठीक है, दाल वगैरह है, अलग अलग टाइप्स के दाल है, ये सब एक बहुत ही अच्छी सोर्स है प्रोटीन की। तो स्पोर्ट पर्सनस नीड्स प्रोटीन इन लार्जर क्वांटिटीज़ टू बिल्ड देयर मसल। जो स्पोर्ट्स पर्सनस होते हैं या फिर जो लोग जिम जाते हैं, आपने देखा होगा प्रोटीन डाइट काफ़ी ज़्यादा खाते हैं ना, क्यों? क्योंकि उनको अपना मस्कुल मतलब बॉडी को क्या बनाना होता है, मस्क्यूलर बनाना होता है ना, तो इसीलिए। तो पीपल गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। तो हमें प्लांट्स से भी प्रोटीन मिलती है और एनिमल से भी प्रोटीन मिलती है। तो हम देखेंगे कौन कौन से सोर्सेज एनिमल वाले हैं, ठीक है, प्रोटीन सोर्सेज, और कौन कौन से सोर्सेज क्या है, प्लांट से मिलते हैं। तो सम एक्सेलेंट प्लांट सोर्स, तो प्लांट सोर्स में क्या है, पल्सेस, जैसे आपकी दाल, ठीक है, बीन्स, पीस, नट्स, ये सब कुछ प्रोटीन का सोर्स है, ठीक है, जो प्लांट से में मिलता है। और एनिमल सोर्सेस क्या है, जैसे मिल्क, पनीर, एग, फिश, मीट, ओके, ये सब कुछ प्रोटीन सोर्स है जो हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पिक्चर भी यहाँ पे दी हुई ना, ये दोनों देखो। प्रोटीन रिच फूड्स हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर अवर बॉडी, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो ये देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स हम बोलते हैं प्रोटीन को। क्यों? ये एक बहुत ही रिच फूड है जो हमारे बॉडी को रिपेयर करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, आपको जैसे चोट लग गया, ठीक है, एक चोट, आपको जैसे थोड़ी बड़ी चोट लगी है, ठीक है, तो देखो चोट क्या होता है, धीरे धीरे वो हील करता रहता है ना, वो ठीक होता रहता है। वो ठीक कैसे हो रहा है, आपने जैसे प्रोटीन फ्रूट्स वगैरह, प्रोटीन रिच डाइट वगैरह आपने अच्छे से लिया तो वो जल्दी हील करेगा, क्योंकि वो हमारी बॉडी को रिपेयर करने में मदद करता है, ठीक है। हमारी मसल्स भी जो हमारे टिश्यूज़ वगैरह है, जो जैसे हम कुछ जिमिंग में जैसे वो करते हैं ना, वो यूज़ करते हैं, जिम करते हैं, तो उनके टिश्यूज़ वगैरह में भी काफ़ी ऐसे वो आ जाता है ना, ऐसे रिपेयर करना होता है। कुछ लिगामेंट्स वगैरह अगर टियर हो गए तो ये प्रोटीन रिच फ्रूट खा के क्या होता है, ये सब कुछ रिपेयर होता है। ये ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली जो बच्चे हैं, ठीक है, जो ग्रोइंग एज में है, उनको तो ये प्रोटीन फ्रूट खाना ही खाना है अपने डाइट में, अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए और अपने आप को, अपने बॉडी को अच्छे से ग्रो कराने के लिए, जैसे हाइट वगैरह बढ़ाने के लिए, मस्क्यूलर होने के लिए, ठीक है, अच्छा एक शेप देने के लिए बॉडी को। ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे कुछ प्लांट सोर्स के यहाँ पे ना, मूंग दाल है, ग्राम है यहाँ पे, मतलब ग्राम मतलब आपके चने, ठीक है, तूर दाल है, किडनी बीन्स मतलब आपके राजमा, ठीक है, सोयाबीन है यहाँ पे। और यहाँ पे एनिमल सोर्स में देखो चिकन, मिल्क, पनीर, एग्स, फिश, ठीक है, ये सब कुछ है, एक बहुत ही प्रोटीन रिच सोर्स है, ठीक है, डाइट है। तो ये सब कुछ आपको अपने खाने में इंक्लूड करना है। ओके, तो अब देखो, लेकिन राइट अमाउंट में, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खा लो, बहुत कम भी नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है, एक राइट अमाउंट में खाना है, ठीक है। द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो स्पेशली जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, ठीक है, इनके डाइट में तो एक राइट अमाउंट की प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो विच ऑफ दिस फूड कंपोनेंट्स आर अ पार्ट ऑफ योर डेली डाइट। तो इनमें से जो भी हमने देखे फूड्स कंपोनेंट, आपके डेली डाइट्स में आप क्या क्या खाते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा उसके बारे में। ओके, तो हैव यू सीन मशरूम्स। तो मशरूम आपने देखा होगा ना, तो ये कहाँ ग्रो करते हैं, थोड़े से मॉइस्ट और डार्क एरिया में ग्रो करते हैं ना। तो ईडिबल मशरूम, और ऐसा भी होता है ना, कुछ मशरूम्स खाने लायक के होते हैं और कुछ नॉन ईडिबल होते हैं जो हम नहीं खा सकते, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छे प्रोटीन के सोर्सेस होते हैं। ओके, तो ये आपको एक जानकारी दी गई थी यहाँ पे। तो वाई डू वी थिंक
अच्छा यहाँ पे दूसरा देखते हैं. वाई डू वी थिंक वी आर एडवाइज टू इंक्लूड सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट बेस्ड फूड्स इन आवर डेली डाइट्स. लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कंपोनेंट बाय रीडिंग द फॉलोइंग 2 केसेस. तो देखो यहाँ पे हमें मतलब बताया जाता है कि हमारे फूड्स में, ठीक है, हमें फ्रूट्स भी इंक्लूड करना है, हमें वेजिटेबल्स भी इंक्लूड करना है, हमें सब कुछ अच्छे से खाना है. तो ये क्यों बोलते हैं, ठीक है. तो उसके हम यहाँ पे 2 केसेस दिया हुआ है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें ये सब कुछ हम इंक्लूड क्यों करते हैं. ओके, जैसे कि आपका केस नंबर फर्स्ट केस है, केस 1. इन अर्लियर टाइम्स, बहुत पहले के टाइम में क्या होता था, ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयज, जैसे हम शिप में जाते हैं ना बहुत ही लंबे समय के लिए. पहले तो क्या होता था, सिर्फ शिप में ही ज़्यादातर होता था ना ये, जैसे तब ये ट्रांसपोर्टेशन का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन क्या होता था, शिप्स वगैरह में होता था, ठीक है. और देखिए तब क्या होता था, फ्लाइट्स वगैरह, एरोप्लेन, ट्रेन, बसेस, ये सब कुछ इतना इन्वेंट नहीं हुआ था, ठीक है. तो तब के टाइम का ये बात है, ठीक है, एक केस है. सेलर्स ऑफन सफर्ड फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वॉलन गम्स. जो सेलर्स है, जो वहाँ पे जो शिप चलाते हैं, उनको हम सेलर्स बोलते हैं, ठीक है. वो किस चीज़ से वो सफ़र करते थे, ब्लीडिंग मतलब दांतों से खून आना, ठीक है, गम्स से, दांतों से नहीं, उनके गम्स से. और वो गम्स जो है सारा ऐसा फूला फूला सा स्वेल हो जाता है. देखो हमारे भी अभी कभी कभी हो जाता है ना, जब हमारे दांत में थोड़े से कीड़े लग जाते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे गम्स वगैरह स्वेल हो जाता है और हमें बहुत दर्द होता है कि नहीं. तो वैसे ही, ठीक है. तो ड्यूरिंग अ वॉयज इन 1746, स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड observed that sailors who consumed lemons and oranges recovered from these symptoms. Bleeding and swollen gums are symptoms of a disease called scurvy. तो यहाँ पे 1746 में, ठीक है, स्कॉटिश फिजिशियन ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, जो सेलर, ठीक है, जो हम क्या बोले, अब शिप के ड्राइवर हम बोल लेते हैं, ठीक है, जो सेलर्स है, जो शिप चलाते हैं, जो वो लेमन, ठीक है, नींबू और जो संतरे खाते हैं, ठीक है, संतरे वगैरह खाते हैं, वो जल्दी से रिकवर कर रहे थे इस सिम्टम से. जो उनके गम्स से खून वगैरह आ रहा था ना, तो इनसे वो जल्दी रिकवर कर रहे थे. तो ये जो स्वलन गम्स, ब्लीडिंग होना, दांतों से गम से खून आना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कर्वी. एक डिजीज़ है, ठीक है, स्कर्वी हम इसको बोलते हैं. तो ये कब होता है, जब हम अपने डाइट में विटामिन सी नहीं खाते. तो ये लेमन और ऑरेंज दोनों क्या है, विटामिन सी है, ठीक है. विटामिन जैसे साइट्रस फूड हम बोलते हैं ना, खट्टे फल, तो ये वो है. तो इन दोनों को इंक्लूड करके क्या हुआ, ये रिकवर करने लगे. तो ये दोनों भी बहुत ही ज़रूरी है. मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऊपर कि बाकी फूड कंपोनेंट भी हमें अपने डाइट में ऐड करना है. सिर्फ प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं, बाकी विटामिन वगैरह भी हमें ऐड करना है हमारे डाइट में, ठीक है. तो ये एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए. ओके, केस भी था और एग्जाम्पल भी था. तो व्हाट डू यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस 1. हमें क्या समझ में आया केस 1 पढ़ के, जो लेमन्स और संतरा खाते हैं उनका ब्लीडिंग कम नहीं होता और वो स्कर्वी डिजीज उनको नहीं होता है कि नहीं. तो व्हाट क्योर स्कर्वी, लेमन एंड ऑरेंजेस हेल्प्स इन क्योरिंग स्कर्वी. स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी. अगर विटामिन सी डिफिशिएंट हो तो ये स्कर्वी होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है. तो विटामिन सी प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन्स एंड ऑरेंज हेल्प इन क्योरिंग दिस डिजीज. तो साइट्रस फ्रूट जो खट्टे फल, ठीक है, तो इनमें जो प्रेजेंट होता है विटामिन सी, ये खाने से क्या होता है, ये जो स्कर्वी है ये हमें नहीं होता, ठीक है. ये जो स्कर्वी अगर हो भी रहा है तो हम रिकवर कर जाते हैं. दूसरा केस देखते हैं, ठीक है. दूसरा केस किसका है, आयोडीन वाला है. ओके, तो in 1960s, Indian scientists found that among the human population in the Himalayan region and the northern plains of India, symptoms of swelling at the front of the neck were prevalent. जैसे यहाँ पे इसका सिम्टम दिख रहा है ना, ऐसे ऊपर से आगे से काफ़ी फूला फूला सा स्वेलिंग हुआ, ठीक है. तो यह ज़्यादातर कहाँ पे दिख रहा था, हिमालयन रीजन में और नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया में, ठीक है, इंडिया के. तो एज पर नॉर्म्स मतलब रूल्स, ठीक है, of Government of India, an effort was made to supplement common salt with iodine for preparing iodized salt. तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, ये जो बीमारी है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया, जो हमारा जो कॉमन सोल्ट है, ठीक है, जो हमारा कॉमन सोल्ट मतलब आपका नमक, ठीक है, उस पर आयोडीन की मात्रा सही, ज़्यादा भी नहीं डालना है आपको, ठीक है, सही मात्रा में मतलब डालने के लिए उनको मतलब ऑर्डर दे दिया, ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए आयोडाइज सोल्ट. कंज्यूम्शन ऑफ आयोडाइज सोल्ट विजिबली रिड्यूस द अबव सिम्टम. तो जब से ये नमक में आयोडीन वगैरह डालने लग गए प्रिपेयर करते वक्त, ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो सिम्टम है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, गोइटर बोलते हैं, ठीक है, गोइटर यहाँ पे लिखा हुआ है. तो ये भी रिड्यूस होने लग गया. तो दिस सिम्टम्स वर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द सोइल ऑफ दिस रीजन रिजल्टिंग इन अ लैक ऑफ आयोडीन इन द लोकल फूड एंड वाटर सप्लाई. तो ये जिस रीजन के, जैसे हिमालयन रीजन और नॉर्दर्न प्लेन्स की मिट्टी में या फिर जो यहाँ पे वेजिटेबल उगाते हैं, स्पेशली मिट्टी में आयोडीन की कमी थी, ठीक है, तो इसलिए इनको आयोडीन नहीं मिल पाती थी, इनके शरीर को आयोडीन
नहीं मिल पाती थी, तो इसलिए इनका ये आगे से ऐसा स्वेलिंग हो जाता था। तो ये डिफिशियंसी किस चीज़ की डिफिशियंसी थी? आयोडीन की डिफिशियंसी, ठीक है। तो स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक इज अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज कॉल्ड गोइटर। तो इस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? गोइटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, नमक में आयोडीन वगैरह मिक्स करके वो प्रिपेयर करने लगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, धीरे 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 ये डिजीज़ सबको रिकवर हो गया। और अब ज़्यादातर लोग, आप ऐसे केसेस बहुत कम ही देखोगे, ठीक है। अब तो बहुत ही ना के बराबर ही आपको दिखने को मिलेगा। क्यों? अब जो हम कॉमन सोल्ट हम खाते हैं, अब जो नमक हम खाते हैं, हर सोल्ट में क्या होता है? आयोडीन होता है, सही मात्रा में होता है। ओके, तो ये आपका दूसरा केस था। तो अब इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। वट डू यू इन्फर फ्रॉम केस 2? हमें क्या सीखने को मिला? यू मे हैव लर्न अबाउट आयोडाइज सोल्ट थ्रू न्यूज़पेपर एडवर्टिजमेंट और बाय रीडिंग अबाउट इट ऑन अ सॉल्ट पैकेट। जैसे हम सॉल्ट पैकेट में भी लिखते हैं ना, आयोडीन नमक है, आयोडीन है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है? आयोडीन खाने से हमें ऐसा डिजीज नहीं होगा। ओके, तो व्हाट डज इट मीन? आयोडाइज सोल्ट इज सिंपली कॉमन सोल्ट मिक्सड विद रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ सोल्ट ऑफ आयोडीन। तो जो कॉमन सोल्ट है इसमें क्या मिक्सड किया हुआ है? आयोडीन, रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ में, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से नमक में ये आयोडीन मिला के क्या हुआ, ये जो गोइटर है, ठीक है, इसको रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। तो यहाँ पे देखो सॉल्ट फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। अब salt farming is a traditional practice of a tribal community called Agarias. तो they practice salt farming in the Little Run of Kutch and other parts of Gujarat. स्पेशली यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज है, ठीक है, कोस्टल एरियाज मतलब जहाँ पे बीच वगैरह ज़्यादा होता है ना, उस एरिया में ये प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो ये रन ऑफ कुछ और पार्ट्स ऑफ गुजरात के बारे में, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, जो प्रिपेयर करते हैं। कौन से ट्राइबल कम्युनिटी? अगारियाज। तो फॉर 8 मंथ्स, देखो कितना टाइम लगता है प्रिपेयर करने के लिए भी। फॉर 8 मंथ्स दे लिव इन द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट द सोल्ट फ्रॉम सी वाटर। देखो सी वाटर जो होता है, देखिए ओशंस के जो पानी होते हैं, खारा पानी होता है ना, वो खारा क्यों होता है? वो उसमें आप ऐसे टेस्ट करोगे तो नमक नमक सा टेस्ट आता है कि नहीं, तो वहीं से नमक ये बना हुआ है, ठीक है। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए देखिए कितनी ज़्यादा ये मेहनत करते हैं कि नहीं, 8 महीने तक डेजर्ट के हीट में ऐसे करके प्रिपेयर करते। तो how would you find out more about other food component that protect our body from various diseases? तो अब बाकी जैसे फूड कंपोनेंट के बारे में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जो कि हम अब क्या करेंगे, हमारे अगले क्लास में करेंगे। अच्छे से एक्टिविटी को पहले करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद फिर विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में हम अपने अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसा लेंथी हो जाता है ना अगर मैं ऐड करती जाऊँ, तो इसीलिए। तो आज के लिए इतना ही। आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, ओके। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिए अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। बाय।